ललित निबंधकारों में जो हैं श्रेष्ठ, जिनको पद्म भूषण सम्मान मिला, हिंदी साहित्य की भूमिका हो या बाण भट्ट की आत्मकथा, कबीर, कूटज, अशोक के फूल हों या हों अनाम दास का पोथा, इन कृतियों से हिंदी साहित्य को नव विचार मिला। दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश को, जिनसे नव पहचान मिला। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं माया, प्रवक्ता हिंदी, एडी राज की कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर। बच्चों, अभी आप लोगों ने जिस पंक्ति को सुना, निश्चय ही अनुमान लगा लिया होगा कि यह किस लेखक के जीवन और साहित्य से संबंधित है। और आज हमारे अध्ययन और अध्यापन का विषय क्या है? जी हाँ बच्चों, आज हमारे अध्ययन और अध्यापन का विषय है अशोक के फूल, जिसको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। बच्चों, इस पाठ को हम लोग दो भागों में पढ़ेंगे। आज हमारा यह प्रथम भाग है। बच्चों, अशोक के फूल निबंध विधा में लिखी गई रचना है और निबंध में भी यह ललित निबंध है। ललित निबंध में बच्चों विचार पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष की प्रधानता होती है और साथ ही साथ इसमें कथात्मकता और काव्यात्मकता होती है, और यह सब विशेषता आप अशोक के फूल में देखेंगे। बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंध को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में अग्रणी हैं, या यूँ कहें कि ललित निबंध के क्षेत्र में आप युग प्रवर्तक लेखक हैं। बच्चों, हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में पेड़ पौधों का महत्वपूर्ण स्थान है, और या यूँ कहें कि पेड़ पौधों के अभाव में हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से अशोक का भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अशोक का नाम ही अशोक है, जिसका अर्थ है शोक रहित, अर्थात जो शोक को दूर करता हो, दुखों को दूर करता हो, वह अशोक है। बच्चों, इस निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अशोक कल्प का संदर्भ देते हुए दो प्रकार के फूल होते हैं अशोक में, यह माना है, एक सफ़ेद और दूसरा लाल। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और जानते हैं कि आज हमारे अध्ययन और अध्यापन का उद्देश्य क्या है। बच्चों, आज हम लोग डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन और साहित्यिक परिचय को जानेंगे, और उसके उपरांत हम लोग इस पाठ में जो महत्वपूर्ण गद्यांश हैं उनके व्याख्या जानेंगे और उस पर आधारित प्रश्न को जानेंगे। उसके उपरांत हम लोग कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे, और अंत में हम लोग अभ्यास कार्य को देखेंगे। आइए बच्चों, अब हम अध्ययन को गति देते हैं और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन से परिचित होते हैं। बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान है। आपका जन्म सन 1907 ईस्वी में दुबे का छपरा नामक गांव में बलिया जिला में हुआ। बच्चों, आपके बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी है और पिता का नाम पंडित अनमोल दुबे है। बच्चों, आपके पिता भी संस्कृत के विद्वान थे। आपके माता का नाम ज्योतिषमती है और आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि को प्राप्त किया। बच्चों, आपके उपलब्धि के संदर्भ में कहें तो आपका जीवन ही उपलब्धि है। कुछ उपलब्धियों का उल्लेख हमने यहाँ किया है, जैसे 1940 से 1950 ईस्वी तक शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक के रूप में आपने अपनी सेवा प्रदान किया। सन 1949 ईस्वी में डीलिट की उपाधि आपने प्राप्त किया, और सन 1950 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष के पद पर आप कार्यरत रहे। 1957 ईस्वी में आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और सन 1958 ईस्वी में राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास के आप सदस्य के रूप में कार्यरत रहे। और इसी क्रम में बच्चों आगे और जानते हैं कि आपकी क्या उपलब्धियां हैं। आप नागरी प्रचारणी सभा के उपसभापति रहे, और साथ ही साथ आप नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक भी रहे।
सन 1960 से 1966 ईस्वी तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के आप प्रोफेसर भी रहे और अध्यक्ष के पद पे भी कार्यरत रहे। इस प्रकार बच्चों यह आपकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से कुछ उपलब्धियां हैं और आपका देहावसान सन 1979 ईस्वी में हो गया। अब इसी क्रम में बच्चों आगे बढ़ते हैं और आपके साहित्यिक योगदान को हम जानते हैं। बच्चों साहित्य के क्षेत्र में आपका जो योगदान है वह अद्वितीय है, विशिष्ट है, अनुकरणीय है, स्मरणीय है। आपने आलोचना, निबंध, उपन्यास लिखा और साथ ही साथ संपादन का भी कार्य किया और कई ग्रंथों का आपने अनुवाद भी किया। आपके निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल, कूटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्प लता। और आलोचना संबंधी रचना है बच्चों कालिदास की लालित्य योजना, सूर साहित्य, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। इतिहास संबंधी रचना है बच्चों हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। बच्चों ये जो रचनाएं आपकी हैं वह हिंदी साहित्य को नवीन विचार, नवीन भाव देते हैं। उपन्यास संबंधी रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा, चार चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। और आपने जो संपादन का कार्य किया वह संपादन है नाथ सिद्धों की बानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो और संदेश रासक। अनुदित रचनाएं हैं प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन इत्यादि। ये आपकी जो रचनाएं हैं बच्चों हिंदी साहित्य को नया विचार, नया भाव, नया तर्क प्रदान करता है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आपके साहित्यिक पहचान को भी जानते हैं कि आपकी साहित्य में पहचान किन किन रूपों में हुआ है। आप निबंधकार के रूप में, आलोचक के रूप में और उपन्यासकार के रूप में हिंदी साहित्य में प्रसिद्धि प्राप्त किए। बच्चों आपने अपनी लेखनी निबंध में भी, उपन्यास में भी और आलोचना में चलाई और आपने जिस रचना को लिखा उसकी भाषा बच्चों है शुद्ध संस्कृत निष्ठ, परिष्कृत, सरस एवं साहित्यिक खड़ी बोली। और उन रचनाओं में जिस शैली का प्रयोग किया है वह शैली है विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्यंग्यात्मक, सूत्रात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक, कथात्मक, वर्णनात्मक एवं आत्मपरक शैली। इस प्रकार बच्चों हिंदी साहित्य में आपका स्थान महत्वपूर्ण है और आपका जो योगदान है वह स्मरणीय है, अनुकरणीय है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अपने मूल पाठ की तरफ चलते हैं और जानते हैं पाठ का परिचय, अर्थात इस पाठ में क्या विशेष बातें हैं उसे हम जानते हैं। पहली विशेषता इसकी है कि बच्चों यह अशोक के फूल निबंध है वह एक ललित निबंध है। हमने आरंभ में ही बताया है कि इस ललित निबंध में कथा का प्रवाह है, काव्यात्मकता है और विचार के अपेक्षा भाव की प्रधानता है। अशोक के फूल का सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं साहित्यिक महत्व का वर्णन इस निबंध में लेखक ने किया है। अशोक के फूल को देखकर लेखक का मन उदास होता है। क्यों? क्योंकि अशोक को जो महत्व मिलना चाहिए सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक जीवन में वह अशोक को नहीं मिल पाया और साथ ही साथ इससे और ज़्यादा उदास हो गए कि उत्तर भारत में जो तरंगायित निफूले को अशोक का नाम दे दिया गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों और जानते हैं क्या विशेष बातें और हैं। विश्व की अनेक संस्कृतियों का मिश्रण है भारतीय संस्कृति। बच्चों इस निबंध में लेखक ने बताया है कि भारतीय जो संस्कृति है वह कई संस्कृतियों का मिश्रण है, कई संस्कृतियों के मेल से बना हुआ है। और इस निबंध में लेखक ने यह भी बताया है कि मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा यानी मनुष्य की जिजीविषा सबसे उच्च कोटि की है। मनुष्य के जीने की इच्छा सुदृढ़ है और जीने के लिए वह किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है।
अगली विशेषता है सभ्यता और संस्कृति निरंतर परिवर्तनशील है। बच्चों, सभ्यता और संस्कृति लेखक ने माना है कि परिवर्तनशील है। वह समय के अनुसार सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ साथ उसमें परिवर्तन होता रहता है, यह लेखक का विचार है। अशोक का फूल आज भी मदमस्त है। लेखक ने बताया है कि भले ही अशोक को महत्व नहीं दिया गया, लेकिन आज भी अशोक मदमस्त होकर के खिल रहा है, अपनी विशेषता को बिखेर रहा है। यह इस निबंध की विशेषता है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों और पहले गद्यांश की तरफ चलते हैं। यह हमारा आज का पहला गद्यांश है। पढ़ती हूँ मैं। भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प को प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार हैं। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नववधु के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। बच्चों, इस गद्यांश में लेखक ने अशोक के फूल के महत्व को बताया है और लेखक का विचार है कि प्राचीन भारतीय साहित्य में अशोक के पुष्प को महत्व दिया गया था और अनेक ग्रंथों में अशोक के महत्व को प्रतिपादित भी किया गया था। भारतीय साहित्य में इसलिए जीवन में लेखक का मानना है कि साहित्य समाज का दर्पण है और जब दर्पण है तो जो चीज़ें समाज में हो रही हैं, जो भाव, जो विचार समाज में चल रहे हैं, उसी को साहित्य में व्यक्त किया जाता है। यह लेखक का विचार है। और जिस प्रकार से बच्चों दर्पण के सामने हम जिस रूप में उपस्थित होते हैं, दर्पण हमें वही चीज़ दिखाता है, उसी प्रकार साहित्य में भी समाज में जो गतिविधियां होती हैं, जो विचार, जो भाव होते हैं, वही साहित्य में भी व्यक्त होते हैं। यह लेखक का विचार है। इससे सिद्ध होता है कि प्राचीन साहित्य में जो अशोक के फूल को महत्व दिया गया था, उसका अर्थ यह है कि तत्कालीन जनजीवन में भी अशोक का महत्व था। कालिदास की रचनाओं में अशोक के फूल का वर्णन मिलता है और जिस प्रकार अशोक के फूल का वर्णन कालिदास के रचनाओं में मिलता है, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। लेखक का मानना है कि पुष्प को प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। यानी प्राचीन साहित्य में अशोक के पुष्प को महत्व दिया गया और तत्कालीन जनजीवन में भी अशोक का महत्व था, लेकिन बाद के साहित्य में अशोक के फूल का महत्व नहीं दिखता है साहित्य में और जनजीवन में। तो लेखक का मानना है कि पुष्प का जो प्रवेश है और जो निर्गम है, अर्थात जो बाहर निकल जाना है साहित्य और जनजीवन से, तो यह दोनों नाटकीय व्यापार लगता है। क्योंकि जिस प्रकार से नाटक का कोई पात्र मंच पर आता है और अचानक अभिनय करके अचानक चला जाता है, उसी प्रकार से अशोक का पुष्प भी साहित्य में और जनजीवन में प्रवेश करता है और फिर साहित्य और जनजीवन से बाहर निकल जाता है। लेखक का कहना है कि ऐसा नहीं है कि कालिदास के पूर्व अशोक के पुष्प को कोई भारतवर्ष में जानता नहीं, लेकिन अशोक के पुष्प का जो मादक वर्णन, जो अद्वितीय वर्णन कालिदास के रचनाओं में मिलता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। और जिस शोभा और सुकुमारता के साथ साहित्य में कालिदास ने प्रवेश कराया अशोक के फूल का, वैसा प्रवेश अन्यत्र नहीं दिखता है। और यह प्रवेश लेखक को कैसा प्रतीत होता है, जैसे नववधु का गृह प्रवेश हो रहा हो। जिस तरह से बच्चों नववधु जब गृह प्रवेश करती हैं तो वह पवित्रता के साथ,
शोभा के साथ, गरिमा के साथ, सुकुमारता के साथ प्रवेश करती हैं। उसी प्रकार से कालिदास ने भी अशोक के पुष्प का प्रवेश साहित्य में सुकुमारता, पवित्रता, गरिमा के साथ कराया है। इसके उपरांत फिर लेखक का विचार है कि फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का। बच्चों, लेखक का मानना है कि मुसलमानी सल्तनत की जैसे ही स्थापना हुई, अर्थात तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके मोहम्मद गोरी ने मुसलमानी सल्तनत की स्थापना की या मुसलमानी सल्तनत की नींव डाली, और उसी के साथ अचानक साहित्य से और जनजीवन से, दोनों से अशोक का फूल बाहर निकल गया। लेखक का मानना है कि ऐसा नहीं था कि बाद में अशोक के फूल को कोई जानता नहीं था या नाम कोई नहीं लेता था। नाम लेता था, लेकिन किसकी तरह? बुद्ध और विक्रमादित्य की तरह। जिस तरह से बच्चों महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना भारतवर्ष में किया, लेकिन उसको उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितना कि विदेशों में। और उसी प्रकार से सम्राट विक्रमादित्य जो उज्जैन के महाराजा थे और न्यायप्रिय शासक थे, जनता को महत्वपूर्ण स्थान देते थे, जनता के सुख दुख में भागीदार होते थे, और इन्हीं के नाम पर विक्रमादित्य की उपाधि दी जाने लगी। अर्थात जिन राजाओं में राजा विक्रमादित्य के गुण मिलते थे उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी जाती थी। लेकिन बाद में बच्चों यह नाम जिनमें विक्रमादित्य के गुण नहीं थे उन्हें भी दे दिया जाता था, अर्थात उनके नाम के साथ जोड़ दिया जाता था। उसी तरह से अशोक के फूल की भी स्थिति है। अशोक के फूल को बच्चों उत्तर भारत में तरंगायित जो निफूले पेड़ है उसको अशोक का नाम दे दिया गया। इससे लेखक को बड़ी उदासी होती है। यह लेखक का विचार है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके साहित्यिक सौंदर्य को जान लेते हैं। बच्चों, इसमें लेखक ने प्राचीन काल में भारतीय साहित्य और लोगों के जीवन में अशोक के वृक्ष के महत्व को दर्शाया है। और साथ ही साथ इस गद्यांश की एक और विशेषता है कि अशोक के फूल के वर्णन की गौरवशाली परंपरा कालिदास से आरंभ माना है। इसके साथ ही बच्चों भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में जो यह वाक्यांश है, इसके द्वारा लेखक ने साहित्य समाज का दर्पण है का जो सिद्धांत है उसकी पुष्टि किया है। बच्चों, इस गद्यांश में जो भाषा है वह शुद्ध है, परिष्कृत है, प्रवाहपूर्ण, संस्कृतनिष्ठ, खड़ी बोली है। शैली है बच्चों विचारात्मक, विवेचनात्मक और व्यंग्यात्मक। इस प्रकार बच्चों इस गद्यांश पर आधारित हम प्रश्न को जान लेते हैं। इसी तरह के प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के होते हैं। अब अगले गद्यांश की तरफ चलते हैं। यह दूसरा गद्यांश है। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। कोमल कपोलों पर कर्णावतंस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था। मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था। बच्चों, इस गद्यांश में भी अशोक के महत्व को लेखक ने बताया है और कालिदास की रचनाओं में किस प्रकार से वह चित्रित हुआ है, किस प्रकार से उसके महत्व को रखा गया है, यह भी लेखक ने इस गद्यांश के माध्यम से बताया है। साथ ही साथ बच्चों इसमें देखिए काव्यात्मक
अनुभूति होती है। हमने बताया था कि ललित निबंध में काव्य जैसी अनुभूति होती है और वह अनुभूति इस गद्यांश के माध्यम से हम कर सकते हैं। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। बच्चों, हमने बताया कि कालिदास की रचनाओं में अशोक का मादक चित्रण किया गया है और अगर अशोक के मादक स्वरूप, अशोक के पुष्प के महत्व को समझना है तो कालिदास के दृष्टि से हमें देखनी होगी। सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। लेखक का मानना है कि कालिदास के रचनाओं में जो अशोक का फूल खिलता है वह किस प्रकार खिलता है। आसिंजनकारी का अर्थ है अनुराग उत्पन्न करने वाला या झंकार उत्पन्न करने वाला, संगीत उत्पन्न करने वाला। नुपुर वाले, नुपुर पैर में पहनने वाला आभूषण, पायल पाजेब के कोमल प्रहार करने से वह फूलता था। लेखक का कहना है कि जो सुंदरियों के पैर में नुपुर है, पायल है, पाजेब है, उस पैर से जब कोमल आघात अशोक के वृक्ष पर सुंदरियां करती हैं तब अशोक का फूल खिलता है। यह उत्तम कोटि का आनंद है, उत्तम कोटि की काव्यात्मकता है गद्य में। और दूसरी बात इन्होंने कहा है कि कोमल कपोलों पर कर्णावतंस के रूप में झूलता था। कर्णावतंस कान में पहनने वाला आभूषण। अशोक का फूल बहुत ही सुंदर होता है और जब अशोक के फूल के सौंदर्य को सुंदरियां देखती तो उस समय अपने कानों में वह कर्णाभूषण के रूप में धारण करती थी। तब उनका सौंदर्य और बढ़ जाता था जब वह अशोक का पुष्प गालों पे लटकता था तो उनके सौंदर्य को और बढ़ा देता था। फिर कह रहे हैं कि और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। बच्चों, और फिर उस सुंदर पुष्प को सुंदरियां अपने बालों में गूंथती थी और लटें जब माथे पे लटकती थी तो भी उनका सौंदर्य 100 गुना बढ़ जाता था। इस तरह मादक पुष्प का वर्णन कालिदास की रचनाओं में मिलता है और लेखक ने इसमें व्यक्त किया है। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था। बच्चों, कामदेव और महादेव का प्रसंग वामन पुराण के 8वें अध्याय में मिलता है कि जब लोक कल्याण के लिए कामदेव ने महादेव शिव की साधना में विघ्न डाल दिए तब शिव क्रोधित होकर के उन्हें भस्म कर दिए। जब वह अपना पैर जलता हुआ देखे तब अपना वो जो धनुष था वह दूर फेंक दिया और वह धनुष टूट गया और 5 पुष्पों में बदल गया और तीर गिरे वह पृथ्वी पर अनेकों पेड़ पौधों फूलों का रूप धारण कर लिया। और कामदेव को 5 पुष्प पसंद थे जिसमें अशोक का भी एक स्थान है और वह कामदेव काम की भावना महादेव के मन में उत्पन्न करने के लिए वहाँ विघ्न डालते हैं। तो इससे उनके में क्षोभ उत्पन्न होता है, संताप उत्पन्न होता है। और आगे लेखक का मानना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था। बच्चों, अशोक का यही वृक्ष है जहाँ पे सीता जी को रावण ने रखा था। अशोक वाटिका में ही सीता को रखा था और जब रामचंद्र जी अशोक को देखते हैं तो सीता का स्मरण हो आता है और सीता के प्रति प्रेम जागृत होने लगता है। यह अशोक का महत्व है कि अशोक को देखते ही मन में क्षोभ पैदा होता है, प्रेम पैदा होता है। बच्चों, यह लेखक का विचार है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस गद्यांश
के साहित्यिक सौंदर्य को जान लेते हैं। बच्चों, इस गद्यांश में लेखक ने स्पष्ट किया है कि महाकवि कालिदास ने अपने साहित्य में अशोक का वर्णन करके जो सम्मान दिया है वह अपूर्व है, स्मरणीय है, अनुकरणीय है। और इसमें भाषा वही है, प्रवाहपूर्ण संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, शैली है विवेचनात्मक। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, और इस पर आधारित प्रश्न को हम लोग जान लेते हैं। यही प्रश्न है इस गद्यांश से संबंधित। इस प्रकार बच्चों अगले गद्यांश की तरफ हम चलते हैं और यह हमारा अंतिम गद्यांश है। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। बच्चों, महामानव समुद्र क्यों कहा है? क्योंकि जिस प्रकार से समुद्र में अनेक जीव जंतु रहते हैं, अपने अलग अलग खान पान करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, उसी तरह से भारतवर्ष में भी अनेक जातियां आई। उसी का उल्लेख लेखक करते हैं कि विचित्र देश है वह, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हुड़ आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आईं और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गईं। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वे अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। बच्चों, लेखक का विचार है कि जिससे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं वह कई धर्मों, कई जातियों का मिश्रण है। हमारे देश में ही असुर आए, आर्य और आर्येतर दोनों आए। आर्य बच्चों माना जाता है कि उसमें सद्वृत्तियां थीं और आर्येतर माना जाता है कि उसमें राक्षसी वृत्तियां थीं। आर्य और आर्येतर दोनों जातियां आईं। आर्य आए, शक आए, हुड़ आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी जातियां आईं और इन सबके रहन सहन, खान पान, भाषा, विचार, भाव, सबका प्रभाव भारतीय संस्कृति पर पड़ा। भारत में कई सभ्यताओं का भी विकास हुआ। सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, इन सभी सभ्यताओं का विकास हुआ और इनका प्रभाव भारतीय संस्कृति पर पड़ा। तो जब इन सभी संस्कृतियों का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर पड़ा तो जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वह किसी एक जाति धर्म का नहीं है, बल्कि कई जातियों, कई धर्मों, कई सभ्यताओं का मिश्रण है। और आर्य आर्येतर दोनों के विचार, भाव, भाषा का मिश्रण है यह भारतीय संस्कृति, ऐसा लेखक का मानना है। एक पशु, एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित हैं। बच्चों, हर पक्षी, हर जीव जंतु का अपना एक इतिहास है। देवी देवताओं के अलग अलग पशु पक्षी, उनके वाहन हैं और उनका इतिहास अलग अलग है। उसी तरह से अशोक का भी अपना अलग इतिहास है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, लेखक का मानना है। आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है। सब क्या हमें मालूम है? लेखक का मानना है कि सबका अपना इतिहास है। आम का, बकुल जिसको मौलश्री कहते हैं, और चंपे की भी है। यह सभी फूलों का अपना इतिहास है, हर पेड़ पौधों का अपना इतिहास है। लेखक ने उदाहरण के रूप में दिया कि जब धनुष टूटा तो बकुल, आम, चंपा, बेला ये फूल बन गए और उनका अपना इतिहास रच गया। इस प्रकार बच्चों, लेखक का यह विचार है कि भारतीय संस्कृति कई जातियों, कई धर्मों, कई सभ्यताओं के मेल से बना हुआ है, जिसे हिंदू रीति नीति कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और इस गद्यांश के साहित्यिक सौंदर्य को जान लेते हैं। लेखक ने इसमें हिंदू रीति नीति को भारत में आई विभिन्न मानव जातियों की सभ्यता, संस्कृति के मिश्रण से बनी रीति नीति कहा है। और इसमें भाषा बच्चों सरल है, शुद्ध है एवं साहित्यिक खड़ी बोली है और शैली वर्णनात्मक है। बच्चों, इस गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है उसे हम जान लेते हैं। यह इस गद्यांश पर आधारित
प्रश्न है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, आज के भाग के अंतर्गत जो कठिन शब्द आए हैं उसका अर्थ जान लेते हैं। इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने कठिन शब्दों के अर्थ को भी जान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के अभ्यास कार्य को जान लेते हैं। इस प्रकार बच्चों यह हमारा अभ्यास कार्य है। इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने आज का प्रथम भाग पूर्ण किया। पुनः दूसरे भाग को लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।